साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम 70 बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जीएस पेपर 2 के इकोनॉमिक सेक्शन को कवर कर रहे हैं। समावेशी विकास आज का टॉपिक होगा। ये टॉपिक न केवल आपके जीएस पेपर 2 के इकोनॉमिक सेक्शन को कवर करेगा, साथ ही ये टॉपिक आपके एसए पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समावेशी विकास के हम सभी डायमेंशन को कवर करेंगे ताकि प्रश्न किसी भी तरीके का हो आप आसानी से लिख ले जाएं एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ताकि पढ़ने के बाद आपसे जब एग्जामिनर प्रश्न पूछे तब आप उसे जो है लिख सके। सबसे पहले हम देखेंगे समावेशी विकास की क्या भूमिका होगी, यानी समावेशी विकास की हम यहाँ पर डिफिनेशन बताएंगे जो आपके टॉपिक का इंट्रो पार्ट होगा। फिर सतत विकास को हम जोड़ते हुए समावेशी विकास को देखेंगे। समावेशी विकास के क्या आयाम हैं, डिफरेंट डिफरेंट उन आयामों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है, और अगर आपसे बिहार में पूछ लिया जाएगा तब भी आप इस सेक्शन को पढ़ने के बाद में बिहार में समावेशी विकास की क्या आवश्यकता है उसको भी आप लिख पाएंगे। जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो बिहार के पर्सपेक्टिव से भी आपको समझा देंगे कि अगर बिहार में समावेशी विकास की आवश्यकता पर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा तब आप उससे कैसे डील करेंगे। समावेशी विकास की क्या चुनौतियां, क्या बाधाएं हैं, चाहे वो बिहार के पर्सपेक्टिव से हो या भारत के पर्सपेक्टिव से हो, तो समावेशी विकास की चुनौतियां और बाधाओं को हम यहाँ कंसीडर करेंगे। समावेशी विकास के क्या लाभ होंगे, और यहाँ पर हम समावेशी विकास और मानव पूंजी निर्माण को भी यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो सेक्शन होगा समावेशी विकास और मानव पूंजी निर्माण, इस सेक्शन में जो भी हम डिटेल में कवर करेंगे उसकी नॉलेज को आप पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तब भी आप जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसको एज इट इज जो है जनसांख्यिकी लाभांश में उस पूरे इंफॉर्मेटिव नॉलेज को जो है रिफ्लेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि मानव पूंजी बेसिकली है क्या, भारत का जनसांख्यिकी लाभांश ही तो है। तो जब हम इसको यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे जनसांख्यिकी लाभांश में आप इस पूरे सेक्शन को जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। समावेशी विकास हेतु क्या सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, फिर हम आगे सुझाव देखेंगे कि समावेशी विकास के लिए अब और क्या किया जा सकता है। एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, और लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष, यानी ओवरऑल हम इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को एक एक करके यहाँ कवर करने वाले हैं। ये सभी क्लासेज हमारी 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। एक नॉमिनल फीस केवल है 499। जो क्लासेज आपको पढ़ाई जा रही हैं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाएं और समावेशी विकास, जैसे मैं आज फॉर एग्जांपल टॉपिक पढ़ा रहा हूं और वहां पर आप समावेशी विकास पढ़ के आए, फिर दोनों को कंपेयर करें, तब आप पाएंगे कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर सारे डायमेंशन हमने आपको बता दिए। अब प्रश्न किसी भी तरीके का हो वो आप आसानी से लिख पाएंगे, और जो आपको यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं ऑथेंटिक लेटेस्ट डेटा के साथ बताई जाती हैं, जो आप लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स अचीव कर सकते हैं, राइट। इस क्लास से जुड़ने के लिए 6306473800 जो हमारा नंबर है, इस पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल प्रोसेस है, ये हमारा पेमेंट नंबर भी है, इस नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट की स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको संकल्प बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर इन सभी क्लासेस का आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, ताकि इसे आप अच्छे से पढ़कर इसका रिवीजन कर सके और अपने सिनॉप्सिस बना सके लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करे रहेंगे तब तक एग्जाम हॉल में जो आप पढ़ रहे हैं उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये क्लासेज आपको लगातार मिलती रहें जो इवोक आईएएस के द्वारा 70 बीपीएससी मेंस के लिए कंडक्ट की जा रही हैं। समावेशी विकास क्या है, जो आपके टॉपिक का इंट्रो पार्ट होगा, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। और इसकी डिफिनेशन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की देखेंगे, ताकि जो आपका इंट्रो पार्ट हो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के अनुसार समावेशी विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करता है, और इस प्रकार संवर्धित लाभों को मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों ही अर्थों में संपूर्ण समाज में निष्पक्ष रूप से वितरित करता है। थोड़ी सी टेक्निकल डिफिनेशन होती है जब भी किसी संस्था के द्वारा इस तरीके की डिफिनेशन दी जाती है। आसान शब्दों में इसे आप समझ सकते हैं, समावेशी विकास यानी सभी का विकास, सभी का आर्थिक विकास होता है, जनसंख्या के सभी वर्गों को समान अवसर दिए जाते हैं और जो भी लाभ होते हैं उनको निष्पक्ष रूप से जो है समान रूप से सभी तक वितरित किया जाता है, सभी तक पहुंचाया जाता है। वही बात जो है यहाँ पर लिखी गई है। समावेशी विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसरों का सृजन करता है, और इस प्रकार वर्धित समृद्धि के लाभों को मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों ही अर्थों में संपूर्ण समाज में निष्पक्ष रूप से वितरित करता है। समावेशी विकास एवं प्रगति के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनमें आप देख सकते हैं, एक तो गरीबी में कमी लाना, औद्योगिक विकास, सामाजिक क्षेत्र का विकास, पर्यावरण संरक्षण,
आय का समान वितरण, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी, कृषि का विकास और रोजगार का सृजन। यानी ये सारी चीजें होंगी तो हम समावेशी विकास की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, जहां पर गरीबी कम होगी, औद्योगिक विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, जो बेरोजगारी है वो दूर हो सकेगी, सामाजिक क्षेत्र का विकास होगा तो जो लैंगिक अंतराल, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो जाति प्रथाएं हैं, वो सब समाज होंगी तो एक समावेशी समाज की तरफ जो है हम आगे बढ़ सकेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र का विकास होगा, पर्यावरण का संरक्षण, आय का समान वितरण, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी, कृषि विकास, रोजगार सृजन, ये सभी समावेशी विकास एवं प्रगति के तत्व हैं। तो आप इस तरीके से पाई चार्ट बनाकर इसको बता देंगे, राइट। जैसे आपको लिखना है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर हर टॉपिक को आपको बताता हूँ, ताकि पढ़ने के बाद जो है प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाए तो आपको किस तरीके से लिखना है वो भी आप जो है जान सके। एक पैराग्राफ में सारी चीजें बता देने के बाद आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको आप बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं बता पाते, तभी एग्जामिनर आपको 14 से 15 नंबर देता है। लेकिन इस तरीके से पाई चार्ट वगैरह बनाएंगे, पॉइंटर फॉर्मेट में बताएंगे और सभी डायमेंशन को कवर करते हुए लिखेंगे, जो भी आप बात कह रहे हैं उसके लिए डेटा फैक्ट देंगे। तो यही जो एक जनरलाइज मार्क्स आपको मिलते हैं 14-15, यही स्पेशल मार्क्स में जो है कन्वर्ट होके 25 से 26 मार्क्स आपको एग्जामिनर देता है, राइट। तो आप 25-26 मार्क्स लाएं, उसी का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। उसी प्रयास में हम ये सारी क्लासेस जो हैं कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आपका न केवल सिलेक्शन हो बल्कि एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, आप एसडीएम बने, डीएसपी बने। अब हम देखेंगे समावेशी विकास और एसडीजी के बीच क्या जो है संबंध है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में प्रत्यक्ष रूप से समावेशी विकास का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यानी जो यूनाइटेड नेशन के जो एसडीजी गोल हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, 17 टोटल लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में समावेशी विकास का जो है कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इसके जो एसडीजी गोल आप देखेंगे, उनके जो प्रयोजन है, उन प्रयोजनों को पढ़ेंगे तो आप सीधे ये जान पाएंगे कि समावेशी विकास की ओर ही ये सभी सतत विकास लक्ष्य जो हैं इशारा करते हैं, जिन्हें यदि प्राप्त कर लिया जाए, यानी एसडीजी गोल्स को यदि प्राप्त कर लिया जाए तो समावेशी विकास की प्रगति करने में सहायक होंगे। अब हमने यहाँ पर कई सारे एसडीजी गोल्स का एग्जाम्पल दिया है, जैसे एसडीजी वन में नो पॉवर्टी की बात की जाती है, यानी गरीबी की समाप्ति। एसडीजी 2 में भुखमरी से मुक्ति की बात की जाती है, जीरो हंगर। एसडीजी 3 में लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन की बात की जाती है। एसडीजी 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एसडीजी 5 में लैंगिक समानता। एसडीजी 8 में उत्कृष्ट काम और आर्थिक विकास की चर्चा की जाती है। वही सतत विकास लक्ष्य जो 9 है, उसमें उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास की बात की जाती है। एसडीजी 10 में असमानता को रिड्यूस करने की बात की जाती है। जो असमानता व्याप्त है, चाहे वो लैंगिक असमानता हो या क्षेत्रीय असमानता हो, उन सभी को कम करने की बात की जाती है सतत विकास लक्ष्य 10 में। सतत विकास लक्ष्य 13 देखेंगे तो उसमें जलवायु कार्रवाई यानी पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाती है। तो जो हम यहाँ पर एलिमेंट्स देखे थे सतत विकास और उसकी प्रगति में, रोजगार सृजन हो, चाहे गरीबी की कमी हो, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक क्षेत्र का विकास, क्षेत्रीय असमानता को कम करना, आय का समान वितरण, इन सभी एलिमेंट्स में आप देख रहे हैं ये सभी एसडीजी गोल्स जो हैं वो समाहित हैं। तो एसडीजी गोल्स अगर हम प्राप्त करते हैं तो सतत विकास की प्रगति की ओर ही हम आगे बढ़ेंगे, राइट। और सतत विकास और समावेशी विकास किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो हमने यहाँ पर एसडीजी गोल्स को बताते हुए समझा दिया है। पहले समावेशी विकास के तत्व बता दिए और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है, और ये आपको याद होने चाहिए। जितने 17 सतत विकास लक्ष्य हैं ये आपको मुजबानी याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी कंक्लूजन लिखने में। और डिफरेंट जगह जो है आप सतत विकास लक्ष्यों को इंक्लूड करके अपने उत्तर को इनहेंस कर सकते हैं, राइट। तो सतत विकास लक्ष्य कैसे समावेशी विकास को प्राप्त करने में ये सहायक हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। अब हम आगे देखेंगे समावेशी विकास के विविध आयाम कौन से हैं। कुछ व्यापक आयाम जिन्हें समावेशी विकास में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और स्टेक होल्डर के रूप में हम अब समावेशी विकास के आयाम देखेंगे। सामाजिक आयामों में देखें तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अगर हो, वहनीय गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, यानी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सामाजिक रूप से समतापूर्ण व्यवहार हो, लैंगिक समानता और क्षेत्रीय समानता हो। तो सामाजिक रूप से अगर ये सारी चीजें हम प्राप्त करें तो हम समावेशी विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये कुछ व्यापक आयाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो समावेशी विकास में सम्मिलित किए जा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे तो स्वास्थ्य देखभाल अच्छी हो और अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, समतापूर्ण सामाजिक व्यवहार हो लोगों के साथ, लैंगिक समानता और क्षेत्रीय समानता। वहीं आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे जो समावेशी विकास से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप वित्तीय साक्षरता और समावेशन को इंक्लूड करेंगे, कृषिगत विकास, गुणवत्तापूर्ण रोजगार और संयोजकता और संचार यानी अच्छी कनेक्टिविटी, ये सब जो है आर्थिक रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे।
राजनीतिक स्तर पर समावेशी विकास में सम्मिलित किया जा सकता है एक सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण और नियोजन हो, पारदर्शी और कुशल शासन हो, सुरक्षित सीमाएं हो, भेदभाव से परे हो यानी सरकार धर्म जाति इन सब से परे हो और भ्रष्टाचार शून्य हो राजनीतिक स्तर पर। तो हम कह सकते हैं समावेशी विकास जो है राजनीतिक स्तर पर जो है वो मौजूद है। उसके अलावा पर्यावरणीय क्षेत्र में देखें तो अपशिष्ट का जो है वो निम्नीकरण हो, धारणीय विकास हो, वनस्पतियों और जंतुओं का संरक्षण हो, भावी पीढ़ियों की जरूरत का समावेशन हो। तो पर्यावरणीय स्तर पर समावेशी विकास को हम प्राप्त कर सकेंगे। और स्टेक होल्डर के रूप में समावेशी विकास में सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज और मीडिया इन सभी का दायित्व हो जाता है कि इन सभी की पूर्ति में अपना जो है सहयोग करे ताकि देश जो है समावेशी विकास की तरफ आगे बढ़ सके। तो समावेशी विकास के ये आयाम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और स्टेक होल्डर के रूप में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी विकास निर्धन समर्थक विकास रणनीति है जहां गरीब न केवल विकास प्रक्रिया के लाभार्थी बनते हैं बल्कि इसमें भाग लेकर योगदान भी करते हैं। समावेशी विकास का मतलब ही है कि सभी का विकास यानी जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। मुख्य धारा में लाकर न केवल उनका विकास करना है बल्कि उनको जो है देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान को भी बढ़ावा देना है। तो गरीब न केवल विकास प्रक्रिया के लाभार्थी बनते हैं समावेशी विकास से बल्कि इसमें भाग लेकर वे योगदान भी करते हैं। समृद्धि, लिंग, गरीबी और पर्यावरण की अन्योन्य श्रेयता की पहचान करना समावेशी विकास का मूल है। तो हमने यहाँ समावेशी विकास के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया। समावेशी विकास है क्या, इसके क्या एलिमेंट्स हैं। एसडीजी गोल्स से हमने समावेशी विकास को जो है जोड़कर देखा। समावेशी विकास के क्या आयाम हैं, इन सभी बातों को जो है हमने यहाँ पर समझा और उस पर डिस्कस किया। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में समावेशी विकास की क्यों आवश्यकता है। राइट, तो भारत जो है 3 प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है और उसका समाधान जो है वो समावेशी विकास में ही निहित है। 3 समस्याओं में पहली समस्या गरीबी है, दूसरी बेरोजगारी और तीसरी है असमानता। ये 3 प्रमुख समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान जो है वो समावेशी विकास के माध्यम से निकाला जा सकता है। गरीबी के बारे में हमने पहले ही आपको जब पॉवर्टी वाला टॉपिक पढ़ाया था वहां पर डिटेल में सारी बातों को डिस्कस किया था कि नीति आयोग का जो चर्चा पत्र है जिसका शीर्षक है 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी, और उस चर्चा पत्र में बताया गया कि भारत जो है अभी भी बहुआयामी गरीबी से जूझ रहा है। 2013-14 में भारत में बहुआयामी गरीबी 29.17% थी जो 2022-23 में घटकर 11.28% हो गई, यानी इस अवधि में 17.89% की कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी भारत की लगभग 11% जो आबादी है वो बहुआयामी गरीबी से जूझ रही है। बिहार के पर्सपेक्टिव से देख लेंगे, अगर आपसे बिहार के पर्सपेक्टिव में पूछ लिया जाता है समावेशी विकास क्यों आवश्यक है तो आप बिहार में जो गरीबी का डाटा है उसको आप मेंशन करेंगे। बिहार में आप जानते हैं जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया था उसमें बिहार में अभी भी पूरे देश में सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीबी जनसंख्या निवास करती है। कुल जनसंख्या का लगभग 33% जनसंख्या अभी भी बिहार की क्या है, बहुआयामी गरीब जनसंख्या के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। तो ये सारी डेटा आप जो है बता सकते हैं। बाकी गरीबी का जो है पूरा टॉपिक ही हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ में जो आवश्यकता की बात की जाती है वो है भारत में बेरोजगारी। अब अगर भारत और बिहार दोनों के संबंध में ही जब हमने आपको बेरोजगारी का टॉपिक पढ़ाया था तो दोनों के ही हमने डेटा आपको दिए थे। श्रम बल भागीदारी जिसके आधार पर वर्तमान में भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बताया जाता है जो श्रम बल भागीदारी है 2023-24 में, हालांकि ये घटी है। 2017-18 में जो 6% थी बेरोजगारी वो घटकर अब 3.2% हो गई है। लेकिन जब इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे थे तो इसमें हमने देखा था जो ये श्रम बल भागीदारी एक्चुअली ये घटी है, उसका मेन कारण है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है श्रम बल भागीदारी का बढ़ना। बाकी जो अन्य 2 सेक्टर हैं चाहे वो विनिर्माण क्षेत्र हो या सर्विस क्षेत्र हो, इन दोनों में ही श्रम बल भागीदारी जो है 2017-18 की कंपेयर में घटी है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में श्रम बल भागीदारी का बढ़ना जो है वास्तविक रूप से रोजगार लोगों को प्रोवाइड हो रहा है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीमित भूजोत जो भारत की है इसमें पहले से ही एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। लगभग आबादी का 46% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, लेकिन वहीं इसकी जीडीपी देखते हैं तो केवल 16% है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी देखी जाती है, यानी आवश्यकता से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। मान लीजिए 4 लोगों की आवश्यकता है किसी एक पर्टिकुलर खेत में, लेकिन यहाँ पर पहले से ही 6 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोग मान लीजिए और यहाँ बढ़ जाते हैं, तो ये जो अतिरिक्त 4 लोग इसमें काम कर रहे हैं इनकी जो उत्पादकता होती है वो बिल्कुल शून्य या नगण्य होती है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्यबल के बढ़ने से जो ओवरऑल बेरोजगारी दर कम हुई है ये वास्तविक रूप से जो है बढ़ते हुए रोजगार की तरफ इंडिकेट नहीं करती है, बल्कि ये भारत की
बेरोजगारी समस्या को ही यहाँ पर दर्शा रही है। तो ये आप बेरोजगारी का जो है डाटा दे सकते हैं। हमने ग्रामीण शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी का पूरा डाटा आपको बताया था, और महिला पुरुषों के बीच जो बेरोजगारी है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अभी भी श्रम बल भागीदारी वो बहुत कम है। जहां पुरुषों की श्रम बल भागीदारी देखेंगे तो 78.8% है, और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी तुलनात्मक रूप से मात्र जो है ये 41.7% है। बिहार की स्थिति में अगर पूछ लिया जाएगा क्यों बिहार में समावेशी विकास की आवश्यकता है, तो जैसे आपने गरीबी के संदर्भ में डाटा देंगे, वैसे यहाँ पर बेरोजगारी का डाटा देंगे। और बिहार में आप जानते हैं राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा बिहार में बेरोजगारी है। बिहार में बेरोजगारी दर जो है 4.3% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार में श्रम बल भागीदारी महिलाओं की देखें तो वो राष्ट्रीय औसत से कम हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 24.8% है, और शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 13.8% है। बाकी हमने क्षेत्रवार वितरण भी बताया था। बिहार में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, राइट। तो ये सारे डेटा आप जो है बता सकते हैं क्यों आवश्यक है, क्योंकि भारत में गरीबी और बेरोजगारी अभी भी व्यापक स्तर पर मौजूद है। समावेशी विकास क्यों आवश्यक है, उसका तीसरा कारण है भारत में व्याप्त असमानता, और ये असमानता आर्थिक स्तर पर भी है, सामाजिक स्तर पर भी, और क्षेत्रीय असमानता भी आपको देखने को मिलती है। आय और संपत्ति की असमानता में आप डाटा बता सकते हैं कि भारत में आय और संपत्ति की असमानता विश्व में सर्वाधिक रही है। 2022-23 में एक डाटा रिलीज किया गया था सरकार के द्वारा, और उसमें बताया गया था कि भारत में शीर्ष 1% आबादी की कुल आय में हिस्सेदारी 22.6% है। यानी आप समझ सकते हैं कि सबसे अमीर 1% लोगों के पास जो है राष्ट्रीय आय का 22.6% है, और कुल संपत्ति में सबसे अमीर 1% व्यक्तियों की जो हिस्सेदारी है वो 40.1% है। वहीं दूसरी ओर 2022 में निचले 50% भारतीयों ने राष्ट्रीय आय में मात्र 15% का योगदान किया था, जबकि 1951 में यह योगदान 20.6% था। तो यहाँ पर एक डाटा और कंपेयर करके बताया गया है कि 2022 में जो सबसे गरीब 50% भारतीय हैं उनकी हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय आय में तो मात्र 15% है, और जो 1951 में 20.6% थी। यानी 1951 से अगर आज की तुलना में कंपेयर करेंगे तो जो आय और संपत्ति की जो असमानता है वो बढ़ गई है, राइट। दूसरा, भारत में सामाजिक असमानता देखते हैं, यानी लैंगिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, ये सारी चीजें व्याप्त हैं। इसका सबसे विशिष्ट रूप लिंग और जाति के संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि इनका हंसिए समाज के हंसिए पर के वर्ग से आने वाले लोगों के अवसरों, आजीविका तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी लैंगिक असमानता में आप देखते हैं महिला और पुरुषों में आप कंपेयर करते हैं तो महिलाओं की हिस्सेदारी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में हो या चाहे रोजगार के अवसरों में हो, इन तीनों जगहों ही इनकी हिस्सेदारी वो कम होती है। कारण क्या है, ये लैंगिक असमानता अभी भी व्याप्त है। भारत में अभी भी पितृसत्तात्मक मानदंड जो है व्यापक स्तर पर देखे जाते हैं। उसके अलावा जातिगत भेदभाव है, यानी एससी एसटी वर्गों को जो है कई सारे चैलेंजेस समाज के स्तर पर उनको सहने पड़ते हैं, राइट। तीसरा जो इसमें आप असमानता में इंक्लूड कर सकते हैं वो है क्षेत्रीय असमानता, और क्षेत्रीय असमानता को आप बता सकते हैं जब हमने भारत के विकास में क्षेत्रीय असमानता वाला टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 के शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया गया था, और इस दस्तावेज में साफ तौर पर कई ऐसे डेटा बताए हैं जो क्षेत्रीय असमानता की ओर जो है इंडिकेट करते हैं। जैसे इस दस्तावेज में बताया गया था कि जो दक्षिण राज्य हैं उनका भारत की जीडीपी में संप्रभुत्व है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु ने 2023-24 में भारत की जीडीपी में 30% से अधिक योगदान दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो है इस रिपोर्ट में पूर्वी क्षेत्र के राज्य जो हैं चिंता के विषय बने हुए हैं, इस तरफ इशारा किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों को आप देख सकते हैं, जहां की अगर आप सापेक्ष वृद्धि दर देखेंगे तो वो पिछले वर्षों से जो है कम हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 1991 में बिहार की हिस्सेदारी जो 6% थी वो घटकर अब कितनी हो गई है 2024 में, ये 4.3% हो गई है। तो ये क्षेत्रीय असमानता भी भारत में व्याप्त है। इसको खत्म करने के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता है, राइट। तो बेरोजगारी, गरीबी और भारत में व्याप्त असमानता, इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है समावेशी विकास जरूरी हो जाता है, राइट। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमने बेरोजगारी, गरीबी और असमानता जितना पीछे पढ़ा है उन सभी को ही हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यही होता है जब हम कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं तो फिर उन टॉपिक्स का जो डेटा होता है, जो नॉलेज होती है, वो अन्य टॉपिकों में जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, और यही होता है मेंस आंसर राइटिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच, राइट। एक चीज को हमने पढ़ा, अब उस नॉलेज को जो है हम कई जगह अगर प्रश्न कोई दूसरा पूछता है तो उसमें देखते हैं कि डिमांड के अनुसार जो है उसको वहां पर हम फिट कर देते हैं, राइट। भारत में समावेशी विकास की आवश्यकताओं को हमने देख लिया है। अब आगे देखेंगे भारत में समावेशी विकास की क्या चुनौतियां अभी व्याप्त हैं।
विभिन्न सरकारों ने गरीबी, असमानता, बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने के प्रयास किए हैं। हम जानते हैं कि चाहे वो राज्य सरकारें हों या भारत सरकार हो, वो लगातार गरीबी, असमानता और बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ संरचनात्मक समस्याएं, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां व्याप्त हैं, जो भारत में समावेशी विकास की प्रगति में बाधा उत्पन्न की हैं। अब वे चुनौतियां, वे बाधाएं कौन सी हैं, उनको हम एक एक करके पॉइंटर फॉर्मेट में जो है देखेंगे। सबसे पहले जो चुनौती है, वो चुनौती है भारत में जो गरीबी का उच्च स्तर देखा जाता है। सरकार के द्वारा किए गए प्रयास और जो प्रगति देखी जा रही है गरीबी के, अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले वर्षों से जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में गरीबी का जो स्तर है वो उच्चतम बना हुआ है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो हमने आपको डेटा बताया था, उस डेटा में हमने कहा था कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार पूरी दुनिया में अभी भी सबसे ज्यादा जो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है वो भारत में ही निवास करती है। 234 मिलियन लोग जो हैं वो निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं अभी भी भारत में। प्रगति के बावजूद लाखों लोग अभी भी भारत में गरीबी में जी रहे हैं। नीति आयोग के दस्तावेज के अनुसार यद्यपि विगत 9 वर्षों के दौरान अनुमानित 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से बाहर निकले हैं, किंतु अभी भी लगभग 11% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। वहीं अगर बिहार विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप क्या डाटा देंगे? बिहार विशेष संदर्भ में आप डेटा देंगे कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अगर आप 21-22 का डेटा देखते हैं तो उसमें बिहार की लगभग 51% जनसंख्या, यानी 50% से अधिक जनसंख्या बहुआयामी गरीबी जनसंख्या थी। उसके बाद जो दूसरा नीति आयोग का दस्तावेज आया 22-23 में, उसमें 51% से घटकर जो है बिहार की बहुआयामी गरीबी जनसंख्या कितनी हो गई? 33% के आसपास हो गई। और अनुमानित किया जा रहा है कि जो नेक्स्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी जनसंख्या का जो नीति आयोग का दस्तावेज आएगा, उसमें जो बिहार की बहुआयामी गरीब जनसंख्या होगी लगभग 26% के आसपास होगी। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी, ये डेटा घटने के बावजूद भी, बिहार में तब भी जो है पूरे भारत की सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीबी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो प्रगति के बावजूद भी अभी भी गरीबी का जो उच्च स्तर है वो भारत में भी मौजूद है। और बिहार विशेष संदर्भ में देखेंगे तो भारत में भी सबसे ज्यादा, बिहार में ही सबसे ज्यादा आपको बहुआयामी गरीबी जनसंख्या देखने को मिलेगी, राइट। संसाधनों का असमान वितरण है। धन, भूमि, शिक्षा के अवसर प्रायः कुछ समूहों में ही केंद्रित हो जाते हैं, जिससे अन्य समुदायों की प्रगति जो है वो सीमित हो जाती है। जैसे 2022-23 में अभी हमने पीछे बताया कि 1% आबादी के पास कुल आय का 22.6% और कुल संपत्ति का 40.1% केंद्रित है, राइट। तो संसाधनों का असमान वितरण देखा जाता है और ये बिहार में और भी ज्यादा व्यापक स्तर पर हो जाता है, क्योंकि बिहार में बहुत कम लोग ही हैं जो अमीर हैं। बाकी जो जनसंख्या है वो अभी भी बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में ही, जनसंख्या के अंतर्गत ही कंसीडर की जाती है, यानी वो गरीबी में ही जीवन यापन करती है, राइट। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं। जाति, लिंग, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव के कारण कई लोगों की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं तक सीमित पहुंच होती है। फॉर एग्जाम्पल, श्रम बल भागीदारी 2023-24 में पुरुषों की 78.8% की तुलना में महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी है वो 41.7% है, राइट। और बिहार विशेष संदर्भ में भी आप श्रम बल भागीदारी का डेटा दे सकते हैं, जो हमने आपको बताया था। तो बिहार स्पेशल संदर्भ में पूछा जाएगा तो बिहार स्पेसिफिक डेटा दे देंगे, और ओवरऑल अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप ये डेटा बता देंगे, राइट। दोनों तरीके के ही हमने आपको डेटा श्रम बल से संबंधित जब बेरोजगारी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर दिया था। तो आपको डेटा याद करना है, वो कई जगह जो है यूज होंगे। क्षेत्रीय विषमताएं देखने को मिलती हैं। देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास का स्तर असमान है। अच्छा, ऊपर हमने सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं बताई हैं, जहां पर जाति, लिंग, धर्म और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव के कारण लोगों की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच है। तो यहाँ पर लैंगिक अंतराल का भी डेटा आप बता सकते हैं। भारत के संदर्भ में लिंगानुपात देखें तो 943 है, वहीं बिहार में देखते हैं तो यह राष्ट्रीय औसत से कम होकर कितना हो जाता है? 918 हो जाता है। और इस लैंगिक अंतराल की वजह से आप देखेंगे जो साक्षरता की दर है उसमें भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। जहां भारत में साक्षरता दर 74% के आसपास है, वहीं बिहार में ये साक्षरता दर 61.8% है, जो समग्र रूप से पूरे भारत में सबसे कम है। और ये अंतर महिला पुरुषों के बीच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप जनगणना 2011 का डेटा देखेंगे तो वहां आपको साफ देखने को मिल जाएगा। तो आप लैंगिक स्तर पर जो है शिक्षा को जोड़कर भी इसको यहाँ पर बता सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्षेत्रीय विषमता के आधार पर जो चुनौती है समावेशी विकास को लेकर, देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास का जो स्तर है वो असमान है। कुछ राज्य तेजी से विकसित हो रहे हैं जबकि अन्य विकास की दौड़ से पिछड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की
भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 दस्तावेज के अनुसार भारत की जीडीपी में दक्षिण राज्यों का प्रभुत्व है, वहीं पूर्वी क्षेत्र के राज्य जो हैं चिंता के विषय बने हुए हैं। इसके बारे में भी हमने ऊपर आपको बताया था। अगला जो कारण है समावेशी विकास को लेकर वो है भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है उसका कृषि पर अत्यधिक निर्भर होना। वित्त वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यबल की हिस्सेदारी 46.1% थी, किंतु इसका जीडीपी में योगदान जो है वो 16% है। कृषि की स्थिर व निम्न वृद्धि दर, सीमित भूजोत, कम उत्पादकता, सिंचाई की सीमित पहुंच, परंपरागत खेती का प्रचलन, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और समस्याओं को और भी ज्यादा ये बढ़ा देती है। अगला कारण है समावेशी विकास में वो है अनौपचारिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता। भारत का अगर आप कार्यबल देखेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, यानी असंगठित क्षेत्र में वो कार्य करता है, जहां पर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, ना तो उनके स्थायी रोजगार की सुनिश्चितता होती है। और डेटा यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो लेटेस्ट आया था भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 का, उसमें बताया गया है कि भारत का जो कार्यबल है उसका 82% अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, नियोजित है, जहां वेतन कम मिलता है, रोजगार की कोई स्थायी सुरक्षा नहीं होती है और सामाजिक सुरक्षा भी क्या होता है, सीमित होता है, जो समावेशी विकास को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। अगला जो बाधा चुनौती है समावेशी विकास में वो है कौशल अंतराल का। शिक्षा प्रणाली जो भारत की है वो बेसिकली आधुनिक कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल प्रदान नहीं करती है। ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत के तकरीबन 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग स्नातकों में से 80% के पास जो है रोजगार योग्य कौशल ही नहीं है, यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। नैस काम की रिपोर्ट बताती है कि 2026 तक भारत को 1.4 से 1.9 मिलियन तकनीकी पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो कौशल अंतराल को और ज़्यादा बढ़ा रही है, लोग पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा करती है कि भारत का जितना बेरोजगार कार्यबल है उसका 83% जो है युवा है, और इस युवा में भी अगर आप देखेंगे तो 65% के आसपास जो युवा हैं वो उच्च या माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी उन्होंने उच्च या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हैं, बेरोजगार हैं। और उनकी संख्या कितनी है, 83% जो कार्यबल है युवाओं का जो बेरोजगार है उसका 65% पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, राइट। तो कौशल अंतराल भी समावेशी विकास को प्राप्त करने में एक बड़ी चुनौती भारत में बना हुआ है। उसके अलावा जो ऑटोमेशन का दौर जो अब वर्तमान में देख रहे हैं, जिसमें रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और स्वचालन के कारण श्रमिकों के कौशल तेजी से अप्रचलित हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वचालन के कारण 2030 तक विश्व भर में 400 से 800 मिलियन लोग जो हैं नौकरियों से विस्थापित हो सकते हैं, राइट। तो रोबोटिक्स वगैरह आने से भी नौकरियों प्रभावित होंगी, और ऐसे में भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। भ्रष्टाचार भारत में व्याप्त है, जो समावेशी विकास में एक बाधा बना हुआ है। भारत भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और पारदर्शिता की कमी से ग्रस्त है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 की रिपोर्ट देखते हैं तो भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। वहीं 2023 की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 93 थी। तो इस तरह देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जो स्थिति है और भी ज्यादा क्या हो रही है, भारत में बढ़ रही है। तो बढ़ता भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और पारदर्शिता की कमी भी समावेशी विकास में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। तो ये चुनौतियां हैं भारत में समावेशी विकास की प्राप्ति में, जिसमें गरीबी का उच्चतम स्तर है, संसाधनों का असमान वितरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं, क्षेत्रीय असमानताएं हैं, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता, कौशल अंतराल, ऑटोमेशन और भ्रष्टाचार। यदि उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान कर लिया जाए तो समावेशी विकास भारत में मानव पूंजी का निर्माण कर सकता है, जिससे कई गुना लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी ये जो चुनौतियां व्याप्त हैं, अगर इनको दूर किया जाए तो समावेशी विकास होगा, और समावेशी विकास भारत के मानव पूंजी को जो है और बेहतर करेंगी, जिससे हम कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और समावेशी विकास के क्या लाभ होंगे, एक तो मानव पूंजी विकास में वृद्धि दर होगी, आर्थिक स्थिरता और सततता आएगी, यानी जब अधिकांश लोगों के पास संसाधनों और अवसरों तक पहुंच होती है तो यह अधिक टिकाऊ आर्थिक विकास प्रक्षेप वक्र का सृजन करेंगी। सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता आएगी, जब लैंगिक समानता होगी, सभी को समान अवसर मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक स्थिरता का भी वातावरण बन पाएगा, अधिक नवाचार और रचनात्मकता आएगी, विस्तारित उपभोक्ता आधार बनेगा। समावेशी विकास अधिक लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर
उपभोक्ता आधार का विस्तार करेगा, जिससे मांग पूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा और समग्र रूप से आर्थिक विकास की जो दर है वो तेज होगी। तो समावेशी विकास के ये लाभ हैं, आप एक पाई चार्ट के माध्यम से इन लाभों को बता सकते हैं। विस्तारित उपभोक्ता आधार जो मांग पूर्ति श्रृंखला को बढ़ाकर आर्थिक विकास की दर को तेज करेगी। जब लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कौशल प्रशिक्षण उनको मिला होगा, तो वो अधिक नवाचार और उनमें अधिक रचनात्मकता आएगी। राजनीतिक स्थिरता का एक वातावरण बनेगा, सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी जब अधिकांश लोग शिक्षित होंगे, अच्छा उनको रोजगार मिला हुआ होगा, उनमें कौशल होगा, तो वैसी स्थिति में जो संसाधन है भारत के उनका और अच्छे से उपयोग करके अधिक टिकाऊ आर्थिक विकास को वो प्रोत्साहित करेंगे। और मानव पूंजी का विकास तो होगा ही, जब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, देश में गरीबी, बेरोजगारी ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो मानव पूंजी विकास में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब समावेशी विकास और मानव पूंजी निर्माण ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस पूरे सेक्शन को जो है हम जनसांख्यिकी लाभांश भी जोड़कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मानव पूंजी निर्माण के बारे में देखते हैं और फिर कैसे इसको हम जनसांख्यिकी लाभांश में जोड़कर बता सकते हैं। यानी इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर मुझसे कोई जनसांख्यिकी लाभांश पर प्रश्न पूछ लेता है, तब भी मैं उसको इसी नॉलेज को, जो भी हम मानव पूंजी निर्माण के अभी जब पढ़ेंगे, इसको कैसे मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ जनसांख्यिकी लाभांश के प्रश्न पर, उसको हम अभी समझेंगे। सबसे पहले मानव पूंजी निर्माण के बारे में देख लेते हैं। मानव पूंजी शब्द 1960 के दशक में थियोडर सुलुत्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह शब्द श्रमिक की प्रतिभाओं के आर्थिक मूल्य को निर्धारित करता है। यानी मानव पूंजी बेसिकली है क्या? मानव पूंजी का मतलब है कि मानव में जो कौशल है, जो उसकी प्रतिभा है, उसका आर्थिक मूल्य कितना है, वही उसका क्या है, पूंजी होती है, राइट। यानी आप अगर पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया और कोई पीएचडी किया हुआ है, तो पीएचडी वाले में क्या होगी, प्रतिभा आपसे ज्यादा होगी, तो उसका जो मूल्य होगा, उसका जो आर्थिक मूल्य होगा, यानी उसको जो नौकरी मिलेगी वो आपसे ज्यादा बेहतर मिलेगी, राइट। तो यही है, प्रतिभाओं का आर्थिक मूल्य ही क्या है, मानव पूंजी है। मानव पूंजी किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि, विकास और प्रतिस्पर्धाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के कई सारे महत्व हैं, जैसे ये स्थिर विकास को बढ़ावा देगी, देश की अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को ये प्रोत्साहित करेगी। इससे प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने की क्षमता उत्पन्न होगी, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी। प्रौद्योगिकी के विकास में ये महत्वपूर्ण होगा। नई तकनीकियां अब जिस तरीके से बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में, तो भारत में अभी भी देखते हैं कि कुशल मानव संसाधन का अभाव है। तो अगर मानव पूंजी का विकास होता है, तो जो नई तकनीकी हैं इनका विकास होगा, और विकास के साथ साथ जो है हम इनका और बेहतर उपयोग करके भारत के विकास की वृद्धि दर को हम बढ़ा सकते हैं। विदेशी निवेश को ये आकर्षित करते हैं। गरीबी और आय असमानता को क्या होगा, कमी होगी। जब मानव पूंजी का विकास होगा, यानी सभी वर्ग पढ़े लिखे होंगे, सभी वर्गों के पास रोजगार होगा, तो वैसी स्थिति में गरीबी, जो आय की असमानता भारत में उच्च स्तर पर देखी जाती है, उसमें भी कमी आएगी और एक स्थिर विकास होगा, राइट। तो मानव पूंजी का ये महत्व है। अब इसको आप जनसांख्यिकी लाभांश से क्या नहीं जोड़ के देख सकते, यानी जनसांख्यिकी जो लाभांश है, अभी हम नीचे डेटा बताएंगे कि आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2024-25, इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में देखें तो 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो लगभग 26% है। ऐसे में इस जनसांख्यिकी लाभांश में अगर मानव पूंजी, जो ये जनसांख्यिकी लाभांश बेसिकली है क्या, जनसांख्यिकी लाभांश बेसिकली मानव पूंजी ही तो है। अगर इसको हम बेहतर सुविधाएं देंगे, अच्छा रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, बेहतर देश का बुनियादी ढांचा अगर हम डेवलप करेंगे, तो यही जनसांख्यिकी लाभांश एक बेहतर मानव पूंजी का निर्माण करके ये सारे जो महत्व हैं इनको अचीव कर सकता है, इनको प्राप्त कर सकता है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या चुनौतियां हैं? अब इन चुनौतियों को आप डायरेक्ट जनसांख्यिकी लाभांश का भारत क्यों अच्छी तरीके से सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, या जनसांख्यिकी लाभांश के सदुपयोग के संबंध में भारत में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में आप यही सारी बातें बता सकते हैं। या भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या चुनौतियां हैं, या जनसांख्यिकी लाभांश के उपयोग के संबंध में भारत में क्या चुनौतियां हैं, तो उस संदर्भ में आप बता सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर जो है सरकार का निम्न सार्वजनिक व्यय, जिसके कारण जो जनसंख्या है उसका सही से गुणवत्तापूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, और ये विकास जो है मानव पूंजी निर्माण में चुनौती बनी हुई है, और जनसांख्यिकी लाभांश का हम बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे भी ये बाधा बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य का हिस्सा 1.97% है, जो समग्र स्वास्थ्य आवंटन बजट के 2% से भी कम है। ज्ञात है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सिफारिश की थी कि स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1.5% जो 2017 में था, इसको बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी का 2.5 किया जाना चाहिए। लेकिन ये अब भी कितना है,
इस बार का बजट देखते हैं तो उस बजट में कुल बजट आवंटन का मात्र 1.97% है, जो समग्र रूप से 2% से भी कम है। लेकिन जीडीपी का होना कितना चाहिए? स्वास्थ्य व्यय में खर्चा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार 2.5% कम से कम होना ही चाहिए। तो एक तो स्वास्थ्य में सार्वजनिक व्यय कम किया जाता है, जिसके कारण भारत की जो स्वास्थ्य देखभाल की जो सुविधाएं हैं वो अभी बहुत बेहतर नहीं है, राइट। भारत का शिक्षा बजट भी इसी तरफ इशारा करता है। शिक्षा बजट अगर आप देखते हैं तो जीडीपी का जो स्तर है शिक्षा में वो 2019 में 3.1% था, 2020 में घटकर 3%, फिर 2021 में और घटा था 2.9%, 2022 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 3.1% और 2023 में भी एक मामूली वृद्धि दर 3.2% है। यानी शिक्षा में जीडीपी का लगभग 2.9% से लेकर जो है पिछले दशकों में देखेंगे तो आपको 2% से अधिक और 3% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन अगर नीति आयोग की सिफारिश या कोठारी आयोग की सिफारिशें देखेंगे तो साफ तौर पर कहा जाता है कि भारत को अपना जो शिक्षा पर व्यय है वो जीडीपी का लगभग 6% खत्म किया जाना चाहिए। और अमेरिका जैसे देशों में आप देखेंगे तो शिक्षा पर लगभग 5 से 6% खत्म किया जाता है। तो शिक्षा पर कम व्यय, स्वास्थ्य पर कम व्यय, ये सभी मानव पूंजी निर्माण के पीछे एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यानी भारत का जो जनसांख्यिकी लाभांश है वो इन सब की वजह से जो है बेहतर नहीं हो पा रहा है। पर्याप्त वित्तीय सेवाओं की कमी है। यह विशेष रूप से कम आय वर्गों के व्यक्तियों की निवेश उद्देश्यों के लिए उधार लेने और शिक्षा खर्च को वित्त पोषित करने की क्षमता को बाधित करती है, राइट। तो पर्याप्त वित्तीय सेवाओं की कमी के कारण भी ये चुनौती देखी जाती है। और खासकर विशेष जो वर्ग हैं जिनकी आय बहुत कम है, उन वर्गों में देखा जाता है कि निवेश के उद्देश्य से उधार वे नहीं ले पाते। यानी मान लीजिए कोई अपना उद्यम खोलना चाहते हैं लेकिन उनकी आय कम है, तो वैसे में उनको जो है बैंक से लोन वगैरह नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज, वो अपने शिक्षा खर्च में भी बेहतर जो है निवेश नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से वो एक गरीबी के जो दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, राइट। बढ़ती जनसंख्या भी मौजूदा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को क्या करती है? कम करती है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधन क्या है? सीमित है। ऐसे में जो उपलब्धता है प्रति व्यक्ति उन संसाधनों पर वो क्या होगी? कम होगी। उच्च स्तर की गरीबी, क्षेत्रीय असमानता एक बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच से वंचित रखती है। ये सभी मानव पूंजी निर्माण में जो है बाधा बने हुए हैं और जनसांख्यिकी लाभांश में भी बाधा है। दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये दोनों बातें जो हैं, ये सभी बातें जो हम कर रहे हैं वो समान है, राइट। तो जनसांख्यिकी लाभांश की चाहे चुनौतियां पूछे या मानव पूंजी निर्माण की चुनौती पूछे, दोनों सेम होंगी। बढ़ता लैंगिक अंतराल समान अवसरों को बाधित करता है और श्रम उत्पादकता को कम करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 का ये डेटा है कि भारत 129 देशों में 129वें स्थान पर है 146 देशों में, और 2023 में भारत 127वें स्थान पर था। यानी अगर 2023 से कंपेयर करेंगे तो भारत में जो लैंगिक अंतराल है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो लैंगिक अंतराल अवसरों को बाधित करता है, श्रम उत्पादकता को कम करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 ये बताता है कि 146 देशों में भारत का जो लैंगिक अंतराल में स्थान है वो 129वें स्थान पर है। यानी भारत में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। और भारत के ही अगर आप डेटा उठाकर देख लेते हैं, चाहे वो जनगणना 2011 के हो, 943 लिंगानुपात है। बिहार का अगर लिंगानुपात देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत से और भी कम है, 918 ही है मात्र। और यही कारण है कि रोजगार, शिक्षा, इन सब में महिलाओं की भागीदारी जो है पुरुषों से कम देखने को मिलती है। प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन से घरेलू अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी निर्माण की गति जो है वो धीमी हो जाती है। और ये बिहार के पर्सपेक्टिव से तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे देश में अगर प्रतिभा पलायन देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बिहार की ही है। उभरती हुई नई तकनीकों को अपनाने हेतु कार्य संबंधी प्रशिक्षण की अपर्याप्तता है। और ये अपर्याप्तता बेसिकली कौशल अंतराल की चुनौती की तरफ इंडिकेट करता है। जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली उतनी बेहतर नहीं है कि उभरती हुई तकनीक को अडॉप्ट कर ले, राइट। भारत में मानव पूंजी निर्माण के अवसर हैं, यानी जनसांख्यिकी लाभांश के कई सारे अवसर हैं। अगर हम ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं तो जरूर इसका उपयोग करके भारत की जो विकास दर है उसको हम तेज कर सकते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण के महत्व देखें, उसकी चुनौतियां देखी। अब हम देखेंगे भारत में जो अवसर हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला तो अवसर है मानव पूंजी निर्माण में, वो है जनसांख्यिकी लाभांश का ही। भारत की 26% आबादी 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की है। भारत को इस जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करने का सुनहरा अवसर प्राप्त है। अगला अवसर देखते हैं तो अंग्रेजी बोलने वाली भारत में एक बड़ी आबादी है। 2011 की जनगणना देखते हैं तो अंग्रेजी बोलने वाली जो आबादी है कुल आबादी का लगभग 10.6% के आसपास है। यूएसए के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है जो अंग्रेजी बोल पाती है। उसके अलावा सुदृढ़ आईटी आधार है। इसको आगे के कौशल विकास हेतु जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ई लर्निंग के लिए स्वयं
पोर्टल है। ई लर्निंग का जो ये स्वयं पोर्टल है, इसमें ये एक्चुअली भारत सरकार का जो है निःशुल्क लर्निंग पोर्टल है, जहां पर कॉलेज, प्रोफेसर जो होते हैं उन सभी को एक ही जगह लाकर ये मंच दिया जा रहा है, ताकि वो अपने नॉलेज को जो है एग्जीक्यूट कर सके उन लोगों तक जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या जिनके पास इस तरीके का ज्ञान नहीं है। तो एक इंटीग्रेटेड मंच बनाया गया है, जहां पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग और जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं वो इस मंच का उपयोग करके अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं, ताकि दूर दराज बैठे लोग जिनके पास ये सारी प्रतिभाएं नहीं हैं उन तक भी ये पहुंच सके। तो बेसिकली कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए ही सरकार के द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया था, राइट। तो अंग्रेजी बोलने वाली एक बड़ी आबादी भारत में है, सुदृढ़ आईटी आधार है, इसको आगे के कौशल विकास से इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ई लर्निंग के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म में वैश्विक और तकनीकी अंतर संबद्धता कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए व्यापक अवसर प्रदान कर सकती है। भारत में स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु आधार प्रदान करने के लिए संवैधानिक और सामाजिक कानूनी अधिकारों का प्रावधान है। यानी ये भी एक अवसर है कि भारत में स्वस्थ और जो शिक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए संवैधानिक स्तर पर भी और सामाजिक कानूनी अधिकारों के स्तर पर भी देखते हैं कई सारे प्रावधान हैं। अगर इन प्रावधानों का सही से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो भी मानव पूंजी निर्माण के लिए भारत के पास एक सुनहरा अवसर है। मानव पूंजी निर्माण को भारत बढ़ा सकता है, राइट। लर्निंग परिणामों के सुधार हेतु नीति आयोग की शिक्षा में मानव पूंजी परिवर्तन के लिए एक संधारणीय कार्रवाई रोड मैप स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम है 7E रोड मैप, राइट। तो ये मानव पूंजी निर्माण के अवसर हैं भारत के पास। अगर इस अवसर को भारत जो है सही से इम्प्लीमेंट करता है तो जरूर भारत का जो जनसांख्यिकीय लाभांश है वो बेहतर होगा और हम भारत के आर्थिक विकास दर को और तेज कर सकते हैं। और जो भारत के सपने हैं 2047 तक विकसित देश बनने का, 2030 तक $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का और उससे भी आगे एक समावेशी विकास का निर्माण करने में ये सब योगदान देंगे। यानी भारत में न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, उसके साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत 134वें स्थान पर है। आगे की राह के रूप में कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्रों में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क, ITI की ग्रेडिंग जैसी पहल भारत में मानव पूंजी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यदि भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है तो अपनी मानव पूंजी को प्रभावी ढंग से विकसित करना होगा। तो हमने समावेशी विकास और मानव पूंजी निर्माण को जोड़कर पढ़ा और ये पूरा जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, आप जनसांख्यिकीय लाभांश पर प्रश्न पूछा जाता है तो वहां आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत सरकार के द्वारा समावेशी विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिनमें हम क्षेत्रवार कदम देखेंगे। भारत सरकार ने जैसे समावेशी विकास के लिए रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं, क्या स्कीम लॉन्च की हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए क्या सरकार ने कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास करके ग्रामीण सशक्तिकरण में भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं उसको मजबूत करने के लिए, और क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्या प्रयास हैं। रोजगार और कौशल विकास के लिए मनरेगा स्कीम है, 2005 में लाई गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, 2011 में लाई गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PM विश्वकर्मा योजना और ई श्रम पोर्टल, ये सारे आप सरकार के प्रयासों में लिखेंगे। वही सामाजिक सुरक्षा सशक्तिकरण में आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बता सकते हैं, 2020 में लाई गई थी। PM आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों ही सेक्टरों में ये स्कीम लाई गई थी, 2015 में। जल जीवन मिशन 2019 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सभी सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण में भारत सरकार के प्रमुख उठाए गए कदम हैं। स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों में आप आयुष्मान भारत योजना 2018 में जो लाई गई थी उसका जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बताएंगे। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों में प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लाई गई थी, अटल पेंशन योजना 2015 में और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में लाई गई थी। उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा PM मुद्रा योजना 2015 को लॉन्च किया गया था। PM स्वनिधि योजना 2020 में, मेक इन इंडिया पहल 2014 में और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2015 में लाया गया था, ताकि भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले, रोजगार का सृजन हो और भारत की जो बेरोजगारी है, जो निर्धनता है, उसको कम किया जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जानते हैं भारत का 46.1% 2024 वित्तीय वर्ष में कार्यरत है और वहाँ की GDP देखते हैं तो मात्र 16% है। वैसे में कृषि का समग्र रूप से विकास करके ग्रामीण
विकास करना, उसका सशक्तिकरण करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रयास किए, जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015, पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में लाई गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में, जिसमें जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई थी। वहीं क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सारे क्षेत्रवार सरकार के प्रयास हैं समावेशी विकास के लिए। आपको इसी तरीके से लिखना है जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, अगर आपसे बिहार स्पेशल संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो बिहार सरकार के जो सामाजिक विकास के लिए उठाए गए जो कदम है, जो योजनाएं हैं, उनको लिखेंगे। जैसे हमने बेरोजगारी का टॉपिक जब पढ़ा था, वहां पर जो बिहार सरकार की हमने योजनाएं बताई थी, उन्हीं को आप जो है यहाँ पर लिख देंगे। तो बिहार सरकार के प्रयास में आप सतत जीविकोपार्जन योजना, जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना जो है, उसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, महिलाओं का जो है सशक्तिकरण करने के लिए, बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार में जो है जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए तक अनुदान जो है बिहार लघु उद्यमी योजना को दिया जाएगा, ताकि बेरोजगारी गरीबी को दूर करके बिहार में समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, बिहार पर्यटन नीति लाई गई नए रोजगारों के सृजन के लिए। तो ये सारे आप बता सकते हैं। उसके अलावा आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय प्रोग्राम है, जिसमें पार्ट 1 2015 से 20 तक चला, और उसके बाद वर्तमान में पार्ट 2 इसका चल रहा है 2020 से 25 तक, जिसकी डेट है। किसानों के समग्र विकास के लिए बिहार सरकार के आप कृषि रोड मैप कार्यक्रम का जिक्र कर सकते हैं। तो ये बिहार सरकार के प्रयास हैं जो समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं। अब हम देखेंगे इन सब प्रयासों के बावजूद भी हम जानते हैं कि अभी भी चाहे वो समग्र रूप से भारत के संदर्भ में हो या बिहार संदर्भ में हो, असमानताएं व्याप्त हैं। समावेशी विकास में कई सारी बाधाएं, चुनौतियां हैं। अब उनको दूर करने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड अब हम यहाँ देखेंगे। भारत में समावेशी विकास हासिल करने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच को बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना होगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने होंगे और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति में सुधार करना चाहिए। और इसके लिए शिक्षा पर जो है सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो अभी 2% से भी कम बजट आवंटन का खत्म होता है, तो इसको बढ़ाकर जो नीति आयोग और कोठारी आयोग की सिफारिशें हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी शिक्षा पर जीडीपी का 6% जो है खत्म किया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। सभी नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में सार्वजनिक जो व्यय है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जो सिफारिश की गई थी, जीडीपी का 2.5% खत्म किया जाना चाहिए स्वास्थ्य व्यय में 2025 तक, तो उसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, उसको सुनिश्चित किया जा सके। उसके अलावा दूर दराज तक हॉस्पिटल की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जाने की भी आवश्यकता है। गरीबी उन्मूलन को यहाँ पर सही से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण, माइक्रो फाइनेंस पहल और रोजगार सृजन कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। यानी गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि गरीबी उन्मूलन के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो लक्षित लोगों तक जो है उनका लाभ पहुंच सके डायरेक्ट, राइट। नहीं तो क्या होता क्या है कि सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण वो लाभ जो है लक्षित लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वैसे में प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण को और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। माइक्रो फाइनेंस यानी यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको और भी ज्यादा इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और रोजगार के नए सृजन जो है सरकार के द्वारा ऐसे नीतियां, ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि रोजगार सृजन हो सके। इसके लिए छोटे लघु उद्योगों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ अन्य आप सुझाव दे सकते हैं कि जैसे भारत में जो बुनियादी अवसंरचना का अभाव है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ही समान रूप से इसका विकास किया जाना चाहिए। समावेशी शासन को बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए ई गवर्नेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, उनका सामाजिक सुरक्षा और उद्यमिता कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके।
समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि निजी क्षेत्र की भी समावेशी विकास में जो है पर्याप्त रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो सके। संवेदनशीलता और जागरूकता को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समावेशी और समान अवसरों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दें और समाज को संवेदनशील बनाएं। रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर करने के लिए अभियान, कार्यशालाएं और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि समावेशी विकास के संबंध में और समान अवसरों के महत्व के बारे में जो है लोगों में जागरूकता फैले। अब हम लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष देखेंगे। कुल मिलाकर क्षेत्रीय असमानता और आबादी की विविध आवश्यकताओं पर विचार करते हुए समावेशी विकास के विविध आयामों को संबोधित करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण भारत को समावेशी विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जो हमने समावेशी विकास के विविध आयामों में जो लास्ट हितधारक वाला आयाम देखा था, स्टेक होल्डर देखे थे, अब उन स्टेक होल्डरों में शामिल थे सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज। तो इन सभी को जो है अब एकजुट होना होगा समावेशी विकास के लिए, राइट। तो इन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरीके से हमने समावेशी विकास से जुड़े हुए सभी डायमेंशन को एक एक करके कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल आपके जीएस पेपर 2 के इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऐसे पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप एक चीज महसूस कर पा रहे होंगे कि इतने सारे टॉपिक पढ़ने के बाद अब जो है अगर आपने अच्छे से जितनी भी क्लासेस की हैं उसका अगर आप अच्छे से रिवीजन किए होंगे तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे जुड़ जाता है, कैसे एक टॉपिक की जो नॉलेज है हम दूसरे टॉपिक्स में इंक्लूड करने लगते हैं। बेसिकली यही इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको कई जगह जो है यूज कर सकते हैं प्रश्न की डिमांड के अनुसार और उस टॉपिक को देखते हुए। तो आपको यही करना है जैसे हमने इस टॉपिक में किया। पीछे हमने अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और क्षेत्रीय असमानता वाला जो सब पढ़ा है उसको जो है हमने कैसे सतत विकास में पूरी तरीके से उतारा है, और यही आपको भी करना है। बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, लेकिन कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं तो फिर प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाता है तो आप उस अपने पूरी नॉलेज को जो है इस्तेमाल करके उस टॉपिक को बेहतर लिख पाते हैं। तो अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे, इतने सारे डायमेंशन आपको एक ही टॉपिक पर बता दिए जाते हैं, इसको पढ़ेंगे, अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे और अपने इस नॉलेज को जो है लेखन शैली के द्वारा और भी ज़्यादा एनरिच करेंगे, तो आप मेंस एग्जाम में बहुत ही बेहतर करेंगे। न केवल आप अच्छा अपने लिए सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि एक अच्छी रैंक को भी सुनिश्चित कर सकेंगे, राइट। तो आप लोग 70 बीपीएससी मेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं एक नॉमिनल फीस 499 में। 6306473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप पेमेंट करके पेमेंट की स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको संकल्प बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर इन सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसी तीनों सेक्शन जो है इंक्लूड होंगे, राइट, तीनों ही इंक्लूड होंगे। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग पढ़िए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए लेखन शैली का, और जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका हमें इंतजार रहता है। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इन क्लासेस को शेयर करें ताकि इसकी इनरिच बढ़े और भी जो आपके साथी हैं वो इन क्लासेस का फायदा उठा सके। धन्यवाद, जय हिंद।